अब मैं अपनी सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता रखने वाली आदरणीय प्रोफेसर शांति नायर मैम, जो केरल के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कार्ली के हिंदी विभागाध्यक्ष रही हैं और अभी वो प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप शांति पर्व कविता संग्रह की समीक्षा हम सबको अवगत कराएं। आदरणीय प्रोफेसर शांति नायर मैम। पहले मैं दरअसल जो मलयालम अनुवाद संजयन और बिंदु जी ने किया वह बहुत ही उत्तम अनुवाद था, बहुत ही सुंदर अनुवाद। यानी इस हिंदी के माध्यम से तो हम उसका आस्वादन करते ही हैं, लेकिन मलयालम जो हमारी मातृभाषा है, निश्चय वो अनुवाद जो है वो बहुत ही सुंदर बन पड़ा। मैं उनको साधुवाद देती हूँ। शांति पर्व पर बात करने की बात को कहा गया है। एक सीमा यह है कि शांति पर्व अभी तक मुझे पुस्तकाकार में प्राप्त नहीं हो सका, हालांकि मैंने कई बार उसको ऑर्डर करके देखा आशीष जी, लेकिन वो जो सिंधु जी ने जो कविताएं मुझे भेजी हैं और आशीष जी ने जो पहले कुछ कविताएं जो प्रकाशित होने से पहले भेजी थी, उन्हीं के आधार पर मैंने शांति पर्व को पढ़ा है और उसी के आधार पर मैंने इन कविता, हालांकि इन कविताओं के माध्यम से ही बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो मैं अपनी बात को रखना चाहूंगी इस कविता संकलन के बारे में या इस कविता संकलन में संकलित कविताओं को लेकर के। जो अगर आशीष जी के कवि को अगर जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि स्मृतियों की जमीन जो है, स्मृतियों की जमीन की नमी को बनाए रखते हुए, एक स्मृतियों की एक जमीन है और उस जमीन की नमी को बनाए रखते हुए अंतर्ध्वनियों की गूंजों से गूंथ करके उसे अनुनादों में परिवर्तित करने की अथक कोशिश के कवि हैं आशीष त्रिपाठी। काव्यानुभव का विस्तृत कैनवास है। काव्यानुभव के इस विस्तृत कैनवास पर अनायास फैलती जाती संवेदना के साथ अपने बहुत ही निकट के समकालीन सवालों से जूझते रहना आशीष त्रिपाठी जी की कविता की वास्तविक क्षमता है और वही उसकी सही पहचान भी है मेरे ख्याल से। पाठक की अब जो पाठक के साथ कवि का जो समीकरण है, वहां अगर हम देखें तो पाठक की मनोभूमि को पहले वे व्यंजनाओं से जोत देते हैं। यानी जो भूमि जो कि कठोर भूमि थी जहां है, उसमें उर्वरता लाने के लिए उसे सबसे पहले कवि जो है व्यंजनाओं से जोत देते हैं उसे, और व्यंजनाओं से जोतने के पश्चात एक संवेदनात्मक भाषा से सींचकर संभावनाओं को अंकुरित कर लेने की कोशिश करती है आशीष जी की कविताएं। संपूर्ण कविताओं का जो विन्यास है, मैंने इसके पहले की कविताएं भी पढ़ी हैं और इस शांति पर्व की कविताएं भी जब मैंने पढ़ के देखी तो मुझे ये एहसास हुआ कि संपूर्ण कविताओं का जो विन्यास है वह विन्यास इच्छा तर्क से निर्धारित है और कवि की अभिव्यक्तियों में पक्षधरता है, विप्रतिपत्ति है, अन्याचार का विरोध है और दुर्बल के पक्ष में साहसपूर्ण संघर्ष भी इन कविताओं में विद्यमान है। इसके साथ ही अमानवीय शक्तियों से जूझने का जो आह्वान है, वो आह्वान भी इन कविताओं में हमें लगातार दिखाई देता है। अब अगर हम शांति पर्व की बात करें तो शांति पर्व में शांति पर्व तक आते, पहले संकलन के उपरांत शांति पर्व तक आते हुए हम देखते हैं कि मानवीय संवेदनाओं को बचा लेने की जो वांछा है वो कवि में और भी अधिक सांद्र होती हुई हमें दिखाई देती है। कवि मानते हैं कि जीवन संहिताओं का मोहताज नहीं होना चाहिए, जीवन को संहिताओं का मोहताज नहीं होना चाहिए। इसीलिए सबसे मुखर स्वर जो मुझे सुनाई देता है इन आपकी कविताओं में वह है सांप्रदायिकता के विरोध का स्वर। सांप्रदायिकता का विरोध जो है वह आशीष त्रिपाठी की कविताओं में सशक्त रूप से सुनाई देता है। सांप्रदायिकता को लेकर कवि की संवेदना में विरोध का भाव ही नहीं है, वरन पीड़ा का घनत्व भी बहुत अधिक दिखाई देता है।
बावजूद इसके, यह पीड़ा भी है, विरोध भी है, बावजूद इसके इन सबसे उबर कर आने का जो सहमना भाव है, वह भी एक पूर्ण जीवन की कामना के रूप में कविता में अभिव्यक्त होता हुआ हमें दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता को एक विचारधारा के रूप में नहीं, वरन हिंसा के रूप में वहां पर कवि देखते हैं। बर्बरता, भय, आतंक की संस्कृति जो धर्म के नाम पर दिखाई दे रही है, उसका विरोध और उसकी पीड़ा भी हमें कवि में दिखाई देती है। हमने देखा है कि अपसंस्कृति की, ये जो अपसंस्कृति है, इस अपसंस्कृति की समूल नाश की कामना जो है कविता करती है, और मानव कल्याण का हवाला देकर धर्म और समाज ने कभी जिसे निर्मित किया, उसके प्रति, उस विकृत अमानवीयता के प्रति जो है एक उसे नकारने और उखाड़ कर फेंकने का एक सशक्त आक्रोश जो पहले संकलन की कविताओं में दिखाई देता था, उससे आगे बढ़ करके यहाँ हम देखते हैं कि उस आक्रोश से आगे कवि शांति पर्व में आकर एक प्रौढ़तर रूप में सामने आती है कविता। और शांति पर्व के प्रौढ़तर कवि में सद्भावना की ओर लौट आने की जो प्रत्यय कामना है, वो अधिक मुखर दिखाई देती है। जैसे त्रिशूल, तलवार और गरसा लेकर जब तुम निकलते हो सड़क पर खून के प्यासे होकर, मैं देख पाता हूं तुम्हारी आत्मा से कूच कर गया है तुम्हारा भगवान, कहने वाला कवि इस उन्माद से जनता को अवगत कराता है। तो आगे कवि यह भी कहता है, यह भी कामना करता है, प्रार्थना करता हूं वह लौट आए तुम्हारे भीतर। यह भगवान वो सद्भावना है जिसके लौट कर आने की कामना कवि करते हैं। सांप्रदायिक वैमनस्य और तज्जनित हिंसा से होने वाली क्रूरता से उत्पन्न व्यथा का अनुतान इस कविता में अधिक मुखर होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब अगली बात जो मैं कहूंगी कि दुख सबको मांझता है। कवि के मन की व्यथा भी वैयक्तिकता से आगे सामाजिकता में फैलती हुई हमें नजर आती है। आशीष की कविता में दुख का एक टुकड़ा तरल होकर इतना विस्तार पाता है कि वह संवेदना की गहराई में उतर जाता है। यह सत्य है कि फिर पाठक अपने कंफर्ट जोन से उठे बगैर नहीं रह पाता है। यह दुख इतना तरल होकर के प्रवेश करता है पाठक की संवेदना में कि कंफर्ट जोन से पाठक बाहर आए बगैर नहीं रह सकता है। इसका उदाहरण है एक सुबह अस्पताल। ये एक ऐसी ही कविता है जिसमें दुख को इस रूप में हम देख सकते हैं। बहुत सी कविताएं हैं जिनका जिक्र करना आवश्यक है, लेकिन समय के अभाव के कारण केवल कुछ कविताओं का जिक्र कर रही हूं। तो आशीष जी के यहाँ स्त्री पक्षधरता, चाहे वो पहले के संकलन में हो चाहे शांति पर्व में हो, यह स्त्री पक्षधरता जो है वो सघन रूप से हमें दिखाई देती है। संग्रह की बहुत ही सुंदर कविता है कालिदास। बहुत ही सुंदर कविता है को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल करके ही कहना चाहूंगी कि बहुत सुंदर कविता है कालिदास, जिसमें आषाढ़ का एक दिन की मल्लिका और कालिदास के संदर्भ को उठाते हुए बहुत सुंदर ढंग से उसकी अंतिम पंक्तियों में उन्होंने ये कहा है कि मैं, कविता की पंक्तियां हैं, मैं उस गीत की धुन में गाना चाहती हूँ एक लोरी, मल्लिका कह रही है, मैं उस गीत की धुन में गाना चाहती हूँ एक लोरी अपनी बेटी के लिए। आज जाना मैंने तुम कोई लोरी नहीं लिख सकते कालिदास, तुम कोई लोरी नहीं लिख सकते कालिदास। श्लाघनीय है यहाँ उस कालिदास को कवि ने देखा है जो तमाम खूबियों से परे एक बड़ी कमी को भी अपने ऊपर वहन कर रहा, अपने अंदर वहन कर रहा है कि तुम नहीं लिख सकते एक लोरी। मैं समझती हूँ अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। बेटी का हाथ पकड़ने वाले कवि ने इस संबंध का मर्म बहुत ही खूबी के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सुंदर कविता है। पटकी हुई थाली जैसी कविताएं जिसका अनुवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया, ये कविताएं स्त्री की प्रतिक्रिया की कल्पना मात्र नहीं है बल्कि कामना भी है।
दलित स्त्री के प्रति संवेदना भी अंतर्मन से निकली हुई अभिव्यक्ति के रूप में दर्ज होती है, जो कि क्षमा मांगते हुए प्रस्तुत की जाती है। तुम स्त्री हो, तुम शूद्र हो, तुम निर्धन हो, तुम्हारा कोई पैरोकार नहीं। क्या इतने अपराध एक साथ पर्याप्त नहीं तुम्हारी हार के लिए? यह हमारे कैरिकेचर नुमा समाज का आत्मनिरीक्षण भी है, जिसे कवि अपने ही माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ का आशीष त्रिपाठी के संदर्भ में मैं कहूंगी, उपमेय और उपमानों का चुनाव मात्र ही समस्त विडंबना को कभी कभी सामने रख देती है इनकी कविता। जैसे, काम वाली एक औरत अभी गुजरी है सामने से, उस गाय की तरह सिर झुकाए। काम वाली औरत अभी गुजरी है सामने से, उस गाय की तरह सिर झुकाए। तो ये उपमान और उपमेय के माध्यम से ही जो जिस विडंबना को चाहते हैं कवि, उसे प्रस्तुत कर देते हैं। अधिक पंक्तियों की उन्हें जरूरत नहीं होती है। लोक के प्रति एक मोह जो है विशेष रूप से आशीष जी की कविताओं में दिखाई देता है। स्मृति में घर किया हुआ एक लोक है, जो कभी अनुभूति में तो कभी अभिव्यक्ति में कविता के साथ साथ चलता हुआ हमें नजर आता है। तो कुरवा हो या भटियार की किसी पुरानी बंदिश की बात हो, ये लोक कवि के साथ लगातार चलता है। कुछ संकेत ध्वनियां भी हैं, कुछ संकेत ध्वनि शीर्षक से ही कविता आई है। आकाशवाणी की संकेत ध्वनि को सुनते हुए ये सुदूर बचपन से आती एक धुन जगाती है आज भी आत्मा को। संभवतः मैं समझती हूँ आशीष जी, संभवतः इस कविता को पूरी तरह आत्मसात कर लेने में वही पाठक सफल होगा जिसने 70 का दशक देखा है या 80 का उत्तरार्ध देखा है। इसे बखूबी वही ग्रहण कर सकेगा। लेकिन कविता बहुत सी सुंदर बन पड़ी है। प्रकृति को लेकर के कवि की गहरी संवेदना है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज प्रकृति के प्रति प्रेम भी किस प्रकार से एक उपभोक्तावादी संस्कृति का अंश बनता जा रहा है, यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति। तो ये इस यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति से अलग हटकर प्रकृति के साथ संवेदनात्मक संबंध की बात आशीष त्रिपाठी बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, जब वे कहते हैं, पर्यटन से बाहर छूट गया देश, हरियाता है आत्मा में। पर्यटन से बाहर भी है जो हमारा देश, हमारी धरती, हमारी मिट्टी, हमारी सुगंध, इसको पर्यटन से बाहर भी, पर्यटन में जिस यूज एंड थ्रो की यानी देखा और उसके बाद चले आए, वही वहां प्रकृति भी जहां उपभोग की वस्तु बन गई है, उसका संभवतः उसके प्रतिरोध में कवि इस कविता को प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। उपभोक्तावाद के इस दौर से गुजरते हुए भी आशीष जी जो है वे आशावान ही नजर आते हैं। जैसे कविता में वे कहते हैं, पालक, लौकी, भिंडी और नेनुआ की हरियाली सोख लेती है आत्मा का कलुष, टमाटर की ललाई खींच कर सुला देती है सब उलझनों को। जिंदगी पंख फैला रही है कविता की पंक्तियां हैं। संभवतः टमाटर की ललाई शायद और भी अधिक संकेत करती है। तो इस पर मैं अभी नहीं जा रही हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक लुप्त होती हुई जो सामाजिकता है, उसके प्रति कवि का मन बहुत ही व्याकुल नजर आता है। कोविड के समय को अपने कैनवास के रूप में चुनती है कविता। लेकिन अगर इसी कैनवास को हम जरा सा जूम करके देखें तो हमें पता चलता है कि इस कविता का थल और काल दोनों ही अत्यधिक व्याप्ति पाते हैं, और सामाजिकता के प्रति जो गहरा आग्रह है वो हमें कवि में दिखाई देता है। आगे क्योंकि कविता पर बोलने का मोह अधिक है, इसलिए सिंधु जी मैं आपसे अनुरोध करूंगी जहां मुझे समाप्त करना है आप इशारा कर दें। और यदि हम राजनीतिक कविता की खास पहचान के दायरे में आशीष जी की कुछ कविताओं को पढ़ना चाहें तो हम देखते हैं कि एक कवि कार्यकर्ता की भूमिका को भी हम यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि राजनीतिक कविता का भी मुख्य सरोकार जो है वहां आशीष जी के यहाँ मनुष्य से ही है, जिसका संसार स्वप्नों से रीता नहीं है। ऐसा मनुष्य जिसका संसार स्वप्नों से रीता नहीं है, वहां भी कल्पनाएं हैं, बहुत कुछ है जो जाना जा चुका है, आगे गवेषणा जारी है। राजनीतिक लगावों के चलते
कवि का जो उलझाव है वह समाज के साथ साथ कहीं ज्यादा होता चला जाता है। वे मनुष्य की नियति को अपेक्षाकृत अधिक समझते हैं। दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में से एक है भारत। वे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक जिन्होंने भारत में राजनीतिक संस्कृति को आकार दिया है, साथ ही वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और देश के सामने आने वाली चुनौतियों को भी कहीं अभिधा में तो कहीं व्यंजना में कवि व्यक्त करते हैं। उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना कवि के लिए ना संभव होता है और शायद ना काम्य। वो संभव भी नहीं है आशीष जी के लिए और काम्य भी नहीं है। आशीष जी की कविता में लोकतंत्र के बिगड़ते व्याकरण की कटु आलोचना भी हमें दिखाई देती है। जैसे कलयुग में लोकतंत्र में संख्या बल ही मात्र कसौटी है। राजनीतिक, पारिवारिक जायदाद, जाति, धर्म, मरी हुई खाल पर चिपके आभूषण। कविता की पंक्तियां आगे चलती हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ यही कवि अपनी भाषा में जब अभिधा में बात करता है तो एक तीव्र प्रहार करती भाषा का उपयोग भी कवि करते हैं। आशीष त्रिपाठी में विचारधारा का सफल रूपांतरण की जो क्षमता है वो दिखाई देती है। कविता में जो विचारधारा है, अपेक्षाकृत उन्नत समाज की संस्था होने का, उन्नत समाज के संकल्पना जो है वो करते हैं। और कविता समय की विद्रूपता को पाठकों के समक्ष इसीलिए खोलती हुई नजर आती है। गणतंत्र में अब सिर्फ सत्ता पक्ष होगा, विपक्ष भी चुना जाएगा उसकी सहमति से। इस तरकीब से पक्ष विपक्ष का रोचक खेल जारी रहेगा। रुपहले पर्दे पर मुर्गा युद्ध की तरह चलती रहेंगी बहसें। ये तीखा व्यंग्य है, तीखा प्रहार भी है जो कविता प्रस्तुत करती है। यहाँ हम देखते हैं कि एक कविता में ये भी बात देखी जा सकती है कि कलात्मकता से ज्यादा जो है राजनीतिक आलोचना मुखर है। इस बात से मैं इनकार नहीं करती हूँ कि कलात्मकता से ज्यादा यहाँ राजनीतिक आलोचना मुखर है, लेकिन यहाँ कलात्मकता को क्षति पहुंचाने वाली कोई भी बात यहाँ नजर नहीं आती है। मुखर होती है राजनीतिक चेतना, परंतु कलात्मकता का जो महत्व है उस महत्व को भी बिल्कुल ही संतुलित रूप से बैलेंस करते हुए कवि यहाँ पर बरकरार रखते हैं। और ये जो समझ है ये निश्चय ही श्लाघनीय है। वह राजनीतिक परिवर्तन को समझते हैं, इस समझ के आधार पर कविता में उसे अवतरित करते हैं। कविता जैसे खड़ा होता है जो भी हमारे विरुद्ध, सबसे पहले गाली दो सेक्युलर कहकर, जो दुर्जन उठता है हमारे किसी कार्य या विचार प्रश्न पर, तो उसे घर भेजो सुयोधन सेना का कोई जवान। इस प्रकार कविता शांति पर जिस कविता का भी अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया उसमें ये कविता इसी प्रकार जब चलती रहती है तो हम देखते हैं कि दोनों किस प्रकार राजनीतिक चेतना और कलात्मकता किस प्रकार एक बैलेंस के साथ एक संतुलित रूप से आगे बढ़ती हुई हमें नजर आती है। राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरणा पा करके आशीष त्रिपाठी की कविताएं पहले कविता ही पहले हम देखते हैं कि मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मूलतः आशीष त्रिपाठी कवि ही हैं और मूलतः कवि होने के साथ साथ राजनीतिक चेतना से जो है वो प्रेरणा पाते हैं और इस प्रकार से वह अनुभूति, संवेग, अभिव्यक्ति के रूप में कविता में उभरती हुई हमें नजर आती है। मेरी नींद जैसी कविताएं, समय अभाव के कारण इन पंक्तियों को मैं पढ़ नहीं रही हूँ, सशक्त पंक्तियां हैं। आशीष त्रिपाठी जी की कविता में ध्यान देने की एक और बात है कि राजनीतिक प्रभाव ग्रहण अवश्य किए गए हैं, लेकिन राजनीतिक जरूरतों के अधीन रहकर कहीं भी कविता जो है वह नारा नहीं बनती है। कोई भी कविता आपको नारे के रूप में यहाँ पर नजर नहीं आएगी। अंतर प्रेरणा जो है, अंतर प्रेरणा ही इस अंतर्वस्तु के मूल में है और कहीं भी अंतर्वस्तु जो है इसकी शिकार नहीं है। अपने समय से कभी बच नहीं सकता है, कभी संवेदनशील है, अपने समय से बच नहीं सकते हैं। सामाजिक राजनीतिक पहलुओं से कवि का विच्छेद वह असंभव है। काला सूर्य कविता कविता जो है वो समय की विसंगति की अनिवार्यता व्यक्त करने की बात को हमारे समक्ष रखता है।
नकारात्मक भावों को उपजने और बढ़ने से लेकर के उसकी आकुलता और व्याकुलता और उसके खत्म होने की कामना तक कवि में उपस्थित है। कला सूर्य क्योंकि पढ़ी जा चुकी है यहाँ पर, इसलिए मैं उसको दोहरा नहीं रही हूँ। कवि राजनीतिक जरूरतों में कविता को चरितार्थ करने के लिए राजनीति को कविता के माध्यम से संप्रेषणीय बनाने का कार्य भी करते हैं और अनुभूति की उनकी अनुभूति का जो दायरा है, उस दायरे का एक कोना जो है वह राजनीति के लिए सुरक्षित ही है। और इसको हम कई कविताओं में देखते हैं कि कालिमा के प्रवक्ता जिन ऊंचाइयों के सामने खुद को बौना पाते हैं, उन ऊंचाइयों को मिटा देने को तत्पर है वे। कहना न होगा कि कला के मर्म में राजनीति का स्पंदन है, वह श्लाघ्य भी है। मात्र स्वप्न कल्पना में खोए रहने की बजाय कवि अपने समय से रूबरू होते हैं। रूबरू होने वाला कवि जो है हमें दिखाई देता है। और जैसे मुखौटा कविता का जिक्र, जिसका पाठ भी उन्होंने किया और उसका अनुवाद भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। इन कविताओं में भी हम देखते हैं भविष्य को लेकर के कवि चिंतित हैं। राजनीतिक कार्यक्रम फैशन परेडों या मनोरंजक कार्यक्रमों में बदल जाने या निर्धनता अन्याय की तरह दुख को कथा साबित कर दिए जाने और जनता की खुशहाली को अस्वस्थ करती हुई इस परिपाटी के विरुद्ध वे खड़े होते हैं। यहाँ किसी भीड़ को खुश करने के लिए भावोद्गार प्रकट करना नहीं है, सुविधाजनक विचारों का ताना बाना तैयार करना, सुदृढ़ बिंबों की कतार लगाना, तुकबंदियों की बौछार करना इन कविताओं में दिखाई नहीं पड़ता है। आशीष जी की कविता, आशीष जी के यहाँ कविता के प्रति एक ऐसा अप्रोच मिलता है जिसमें अनुभूत विश्व या अवचेतन विश्व के साथ साथ एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण भी हमें दिखाई देता है। मुखौटा कविता इसी का उदाहरण है। और कुछ कविताएं जिसका भी अनुवाद अभी किया गया, जीना इस तरह की याद रहे हर पल, ये धरती छोड़ जाना बच्चों के लिए कच्चे अमरूद की तरह, जैसी कविताएं जो तकनीकी आशावाद पर विश्वास करने वाली उपभोक्ता संस्कृति के पैरोकारों को स्वाभाविक जीवन के महत्व को समझाती हुई सामने आती है और जीवन को जीने की जो लय है, उस लय की ओर संकेत करती है। वो लय जो जीवन को जीने के योग्य बनाती है, जिसके अभाव में जीवन नहीं रह जाएगा, जीवन का व्याकरण बिगड़ जाएगा, उसके प्रति सचेत कराने वाले कवि के रूप में आशीष त्रिपाठी आते हैं। आशीष जी की कविताओं का जो मैट्रिक्स है वह कुछ अलग ही नजर आता है। यही मैट्रिक्स की भाषा में असंतुलित समकाल को सहजता से संप्रेषित भी किया जाता है। कविता विचार की जमीन में नए रास्तों की खोज करती है जो भविष्य में संतुलित ज्यामिति तैयार कर सके। घर, स्त्री, बच्ची सब कविता में दिखाई देते हैं। ये सुखद अनुभव है। ये सुखद अनुभव होने के साथ साथ कवि के मन में इनके प्रति चिंता भी है। एक फॉर्म का सही चुनाव कवि करते हैं क्योंकि ये आलोचनात्मक विवेक की कविताएं हैं। ये कविताएं आलोचनात्मक विवेक की कविताएं हैं। इसी फॉर्म में कवि भावनात्मक विषय के करीब पहुंचता है, लेकिन यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आलोचनात्मक विवेक यहाँ प्रखर ही है। आशीष त्रिपाठी की कविता इसी कारण अधिक सफल होती है। हर कवि की रचनात्मक क्षमता दूसरे की तरह नहीं होती है, उसे इस तरह देखा भी नहीं जाना चाहिए। आशीष त्रिपाठी की कविताओं में रोमांटिकता की धीमी आंच भी है। धीमी आंच के साथ कविता में असहमतियां भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, परंतु किसी क्षिप्रकोप का उद्गार यहाँ नजर नहीं आता है। संरचना में ये कविताएं इन कविताओं का जो स्वभाव है वह शांत स्वभाव है। शांति पर की कविताओं को अगर गौर से पढ़े तो इन कविताओं का जो स्वभाव है वो एक शांत स्वभाव हमें नजर आता है और अतिरिक्त आवेश नहीं है, अतिरिक्त आक्रोश नहीं है, लेकिन बलाघात है। कुछ भाषिक स्तर पर कुछ स्थानों पर बलाघात है,
कुछ स्थानों पर सफल अनुतानों का प्रयोग है। उन अनुतानों के माध्यम से ही कविता के सही अर्थ पर हम पहुंच सकते हैं, यह भी हमें दिखाई देता है। और कविता को ये बहुत ही अधिक संप्रेषणीय बनाने में सहायक होते हैं। विषय की दृष्टि से कविता का कैनवास विस्तृत है और विविध वर्णी भी है, इसमें विचार भी है, रागात्मकता भी है। कविताएं क्षण विशेष के किसी दबाव की उपज के रूप में नहीं आती हैं। कवि को लगता है कि अब तक इतिहास में निराशा ने अधिक स्थान घेर रखा था तथा आज का समय और भी कठिन है, और निसंशय यह बात कही जा सकती है कि कलम से उतरकर पाठक की संवेदना की गहराइयों तक पहुंचने में ये कविताएं निश्चय ही सफल हैं और ये असर अवश्य करेंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शांति पर्व कविता संग्रह की एक एक कविताओं पर हम पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समय की अपनी एक सीमा है। उसको देखते हुए आदरणीय शांति नायर मैम जी ने जो संक्षिप्त और सार गर्भित समीक्षा हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उसे सुनकर वाकई हम कविता के हर पहलू को छूते चले गए हैं। और इसके लिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद अदा करती हूँ मैम कि आपने इतने कम समय में और कविता के मूल भाव से लेकर के उसके वर्तमान, उसका भूत और उसके भविष्य की से भी हम सबको अवगत कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।